वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। हम चर्चा कर रहे थे डीएनए के बारे में, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो कि पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी, डीएसएसबी जितने भी आपके एग्जामिनेशन है। फिलहाल तो अभी सामने हमारे पीजीटी है, तो पीजीटी के लिए मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग मस्त पढ़ेंगे 17th के बाद से। तो देखिए, हमने डीएनए के बारे में आपको बता दिया था, डीएनए के बारे में पूरा बता दिया था। डीएनए में जो है, अब देखिए एक चीज़ आपको जो छूट गया था, याद आ गया हमको। डीएनए में जो होता है दो तरीके के पार्ट होते हैं। ये मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड पार्ट है। तो डीएनए में जगह जगह डीएनए कहीं कहीं पर जो होता है बहुत उलझा उलझा होता है और कहीं कहीं पर बहुत सुलझा होता है। यानी कि डीएनए का जो धागा होता है वो कहीं पर एकदम उलझ जाता है, उसको आप छुड़ा नहीं सकते। कहीं कहीं पर क्या होता है, एकदम सुलझा होता है, यानी कि छुड़ा लोगे। तो जहां पर उलझा होता है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन, क्रोमैटिन का मतलब होता है कि धागा, ठीक है। तो हेटेरोक्रोमैटिन, और जहां पर सुलझा होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं बाबू? यूक्रोमैटिन उसको बोला जाता है। तो हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है ये आपके कंडेंस वाले पार्ट होते हैं, ज़्यादा कंडेंस होते हैं, ज़्यादा कंडेंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ज़्यादा कंडेंस होते हैं। यहाँ पर डेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाईली डेंस होते हैं, हाईली डेंसिटी होती है, ठीक है। और ये लेस कंडेंस होते हैं। क्या होते हैं? लेस कंडेंस होते हैं। यहाँ पर डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी होती है, राइट। और तीसरा जो हम सबसे इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ये जेनेटिकली, अगर जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, हमारे लिए किसी काम के नहीं होते, समझ लिए बेकार होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कीजिए हम एक पेज पर पूरा गिजबिजा के लिख दें, ठीक है, यानी कि गोंजा गाजी कर दे उसी में, तो आप पढ़ पाओगे सही से? नहीं पढ़ पाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो सेम है वही कहानी हेटेरोक्रोमैटिन के साथ। इतना ज़्यादा ये उलझ गया है कि इससे जो है आपके प्रोटीन नहीं बनाई जा सकती। ओके, तो हेटेरोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यूक्रोमैटिन जेनेटिकली जो होता है ये एक्टिव होते हैं। आपके क्या होते हैं? ये एक्टिव होते हैं, यानी कि हमारे जो काम के होते हैं। यूक्रोमैटिन, यू का मतलब होता है ट्रू, कहीं पर भी यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, यूक्रोमैटिन यानी कि अच्छे वाले क्रोमैटिन, ट्रू क्रोमैटिन। तो ये होगा यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में 99% जो है, 98 से लगा करके 99% हेटेरोक्रोमैटिन ही है। सोचिए, हमारी जो बॉडी फंक्शन कर रही है वो 1 से 2% यूक्रोमैटिन पर ही फंक्शन कर रही है। 1 से 2% डीएनए ही हमारा क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है, उसी पर हम जिंदा हैं। और ये 98 से 99% हेटेरोक्रोमैटिन है। अब देखिए, हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन में भी चेंज हो सकता है, लेकिन कब? जब ये धागा खुल जाएगा तब। यानी कि उस वाले हेटेरोक्रोमैटिन को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। और जो हेटेरोक्रोमैटिन मान ही लिए हैं कि हम भैया खोलेंगे नहीं, वो ऑब्लिगेट हेटेरोक्रोमैटिन कहलाएंगे। ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज हेटेरोक्रोमैटिन, और फैकल्टेटिव का मतलब जिसके पास फैसिलिटी है किसमें जाने का, यूक्रोमैटिन, उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। तो ये हो गया यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। अब जल्दी से यहीं पर हम आपको जीन समझा दे रहे हैं। क्या समझा दे रहे हैं? डीएनए में जीन क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर डीएनए और जीन में अंतर क्या होता है। तो ये सपोज कीजिए हमारा एक डीएनए है। क्या है ये? सपोज कीजिए ये हमारा एक क्या है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए में क्या होगा, जगह जगह नाइट्रोजनस बेस लगे होंगे, राइट। हाँ भैया लगे होंगे, ठीक। अब देखिए इतना पार्ट डीएनए का, सपोज कीजिए इतना पार्ट जो है अपना आरएनए बना रहा है। क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है। देन प्रोटीन भी बनाएगा, क्योंकि आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इतना पार्ट, कितना पार्ट? इतना पार्ट जो है आपका डीएनए से आरएनए बना रहा है, आरएनए फर्दर प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। अब प्रोटीन ही एक कैरेक्टर के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। सपोज कीजिए हमारा हाथ है, हमारा हाथ सांवला कलर का, यानी कि यहाँ पे पिगमेंट बन रहा है, ठीक है। कोई पिगमेंट बन रहा है, कोई प्रोटीन बना रही होगी, ठीक है। तो जो स्किन की सेल्स हैं उन पे आरएनए बन रहा होगा, आरएनए से प्रोटीन, और वही प्रोटीन हमारी स्किन में आके डिपॉजिट हो रहा है, जो कि हमें सांवला रंग प्रदान कर रहा है, ठीक। तो ये एक कैरेक्टर हो गया, सांवला रंग। ओके, अब देखिए इसके नीचे वाला, सपोज कीजिए इतना जो पार्ट है ये आपके
आरएनए नहीं बना रहा है तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, ठीक है कि डीएनए पूरा है तो डीएनए, लेकिन उसमें कुछ पार्ट जो हैं आपके कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहाँ जहाँ से प्रोटीन बनता है, कुछ पार्ट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने पार्ट, उन्हीं डीएनए के छोटे से पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। ये देखिए एक छोटा सा है, इसको जीन 1 बोल दिया, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था प्रोटीन के लिए, इसको जीन 2 बोल दिया। लेकिन इस सेगमेंट को क्या जीन बोलोगे? नहीं, क्योंकि इससे आरएनए तो बन ही नहीं रहा, तो ये जीन नहीं कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर। जीन वो छोटा सा छोटा पार्ट होता है किसका? डीएनए का, जो कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो कह सकते हैं कि सभी जीन डीएनए होते हैं, लेकिन सभी डीएनए आपके जीन नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, हैप्लॉयड सेट ऑफ, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है? तो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम जीनोम कहलाता है। यानी कि हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम हैं, तो इसमें जो होते हैं 23 क्रोमोसोम जो है एक जीनोम कहलाएगा। हैप्लॉयड मतलब यन, ये 2n है ना, 2n बराबर 46, तो n बराबर 23 हो गया, n बराबर जो 23 है ये भी जीनोम कहलाएगा। यानी कि हमारे एक सेल में 2 जीनोम पड़े होते हैं। हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम जीनोम कहलाता है। अब देखिए सीक्वेंस क्या बन गया, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, तो सबसे बड़ा क्या हो गया? जीनोम हो गया। जीनोम अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम मिलकर के एक जीनोम बनाते हैं। अब जीनोम के अंदर क्या आएगा बाबू? क्रोमोसोम आएंगे। भाई 23 क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम आएगा। अब देखिए क्रोमोसोम, देखिए ना यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम हम लोग बनाएंगे, 1 2 3 डॉट 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 23 क्रोमोसोम बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या, एक क्रोमोसोम को हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर बताइए क्या होगा? डीएनए होगा। क्या होगा? धागा होगा, ठीक है। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड, ठीक है, धागा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सॉरी, क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिड नहीं, क्रोमैटिन, ठीक है, धागा, इसी को हम लोग डीएनए बोलते हैं, ओके। अब डीएनए के भी अंदर हमने क्या बताया? जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। डीएनए की यूनिट क्या होती है? जीन। और जीन के भी अंदर मॉडर्न स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जीन का पूरा पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कैरेक्टर के लिए। जीन के ऊपर और नीचे वाले पार्ट, जिसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, अभी हम आगे बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में, उसकी उतने जितने पार्ट से आपका प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। तो ये देखिए सिस्ट्रॉन मिलकर के जीन बनाए, जीन मिलकर के डीएनए बनाया, डीएनए मिलकर के क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम मिलकर के जीनोम बनाया, और जीनोम मिलकर के पूरा हमारा क्या बना दिया? पूरा बॉडी के जितने भी क्रोमोसोम हैं सबको बना दिया। ये एक सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। तो ऐसे पूछा जाता है, जीनोम की यूनिट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की यूनिट डीएनए, डीएनए का यूनिट जीन, जीन का यूनिट सिस्ट्रॉन, ठीक है, ओके। ये आपको होप समझ में आया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? आखिर डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों बनाया गया? हमारे पास तो आरएनए भी था हर सेल में, आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी तो था, इसको क्यों नहीं बनाया गया? तो देखिए आपके जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, किसी के भी जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ शर्त होना चाहिए, ठीक है। उस शर्त क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसके पास रेप्लिकेशन करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी का मतलब 1 से वो 2, 2 से 4, 4 से 8 बनने की क्षमता रखता हो, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। और क्या होना चाहिए? वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब कि उस पर सनलाइट पड़ रहा है, उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ रहे हैं, या फिर आपके टेम्परेचर है, या फिर विंड है, ये सब के कारण जो है आपके ये इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। नहीं कि 5 मिनट बाद अभी कुछ है हमारा और 5 मिनट बाद थोड़ा सा लाइट पड़ा, उसके बाद हम चेंज हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होना चाहिए और डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कौन कर रहा था? डीएनए कर रहा था, इसीलिए साइंटिस्ट ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कह दिया। कैसे? रेप्लिकेशन आपको पता है कि रेप्लिकेशन एक डीएनए से आपका कितना बनता है? 2 डीएनए बनता है। रेप्लिकेशन स्टेबल, देखिए डीएनए की स्टेबिलिटी कई बेसिस पर डिसाइड की जाती है। पहले शुगर के बेसिस पर ले रहे हैं, किसके बेसिस पर? शुगर के बेसिस पर। अगर हम जरा डीएनए के शुगर को देखें, ये देखिए डीएनए का शुगर था, पेंटोज शुगर था, ठीक है, CH2H लगा था, यहाँ पर H होता है पहला, दूसरा, तो दूसरे कार्बन पर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, किसमें? डीएनए के शुगर में। लेकिन आरएनए के अगर हम शुगर देखेंगे
तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर OH होता है, ठीक है। तो OH के आ जाने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, शुगर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और हाइड्रोजन DNA में हाइड्रोजन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल DNA स्टेबल हो जाता है। तो पहले शुगर के रिस्पेक्ट में हो गया। अब दूसरा नाइट्रोजिनस बेस के रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजिनस बेस वो भी कौन सा बेस, थायमीन के बेसिस पर। आपको पता है DNA में थायमीन होता है, RNA में क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक। अब हम जरा चेक करते हैं थायमीन और यूरेसिल में। तो देखिए ये है आपका, ये है स्ट्रक्चर। जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ाएंगे, अभी जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए खाली, ठीक। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड हो। अब देखिए यहाँ पर ये अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कीटोन लगा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पहले और तीसरे पर नाइट्रोजन होते हैं। तो ये आपका जो है ये आपका यूरेसिल है। क्या है बाबू, ये यूरेसिल है, ठीक। और ये आपका यहाँ पर अगर पाँचवें पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 या पाँचवें पोजीशन पर हमने क्या लगा दिया, मिथाइल, तो ये बन गया आपका थायमीन। क्या बन गया, ये थायमीन बन गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका यूरेसिल है, ये आपका थायमीन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यूरेसिल क्या है, यूरेसिल तो अपने आप में यूरेसिल है, लेकिन थायमीन में जरा देखिए, थायमीन में एडिशनल क्या आ गया। देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस खाली यहाँ मिथाइल ग्रुप का अंतर होता है। मिथाइल ग्रुप आने की वजह से मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस रिंग को देगा, जो कि इस रिंग को क्या करेगा, स्टेबल बनाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं थायमीन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू यूरेसिल। और थायमीन किस में पाया जाता है, DNA में पाया जाता है। तो थायमीन के पाए जाने की वजह से DNA स्टेबल हो जाता है, और यूरेसिल पाए जाने की वजह से RNA लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू DNA, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये यूरेसिल है। अच्छा यहाँ पर हम थायमीन, यहाँ पे CH3 को छिपा लें तो ये यूरेसिल बन जाएगा, यूरेसिल बन जाएगा ना, ठीक है। पाँचवें पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, पाँचवें पोजीशन पर थायमीन मिथाइल, तो 5 मिथाइल का मतलब इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, और ये यूरेसिल बचा हुआ है तो आगे यूरेसिल लगा दीजिए, तो 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक। तो अब ये यूरेसिल है, ये 5 मिथाइल यूरेसिल है। तो यूरेसिल है, लेकिन 5 मिथाइल यूरेसिल को थायमीन बोलते हैं। अगर ऑप्शन में आपके, ठीक है, क्या चीज़, अगर आपके ऑप्शन में थायमीन नहीं लिखा है लेकिन 5 मिथाइल यूरेसिल लिखा है, तो इसका मतलब ये यूरेसिल नहीं समझेंगे। 5 मिथाइल यूरेसिल का मतलब थायमीन ही होता है, इसका केमिकल नेम है ये 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। तो इस यूरेसिल की ही वजह से आपका DNA ज़्यादा स्टेबल होता है। और आपको पता है कि DNA जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, RNA जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 क्राइटेरिया फुलफिल कौन कर रहा था, DNA, इसीलिए DNA को एज अ जेनेटिक मटेरियल घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए आगे जो DNA जेनेटिक मटेरियल है, इसकी स्टार्टिंग हुआ कहाँ से था, यानी कि ये DNA जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, किसने बताया था ये कि भाई DNA ही होता है, ठीक। तो इसको बताया था सबसे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया ग्रिफिथ का, क्या चीज़, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चीज, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने यहाँ पर लिया था एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या चीज, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या करता है, निमोनिया डिजीज काज करता है। कौन सा काज करता है आपका, निमोनिया डिजीज काज करता है स्ट्रेप्टोकोकस। कॉकस का मतलब होता है स्फेरिकल, क्या, गोलाकार, और स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन में, यानी कि ये चेन में तो थे, गोले तो थे लेकिन ये चेन में लगे होते हैं। तो ये और ये निमोनिया काज करते हैं ऐसे बैक्टीरिया। अब देखिए होता क्या है, इसमें दो आपके स्ट्रेन, 2 तरीके के स्ट्रेन मिलते हैं। अच्छा स्ट्रेन आप समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है इसके रूप। जैसे कोरोना वायरस आया है, अभी बोल रहे हैं कि इसका डेल्टा स्ट्रेन आने वाला है, डेल्टा वेरिएंट आने वाला है। इसका क्या मतलब कि अपना वो स्वरूप बल्कि डेल्टा साइज का कर लिया है, ठीक है, डेल्टा शेप में कर लिया है। इसके पहले कई लाखों उसके वेरिएंट आ चुके होंगे, कोई गोलाकार होता है, कोई आपके झुर्रीदार हो गया होगा, कोई ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सब कुछ, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में ग्रिफिथ ने देखा 2 तरीके के स्ट्रेन होते हैं। एक आपके यस तरीके के स्ट्रेन होते हैं। कौन स्ट्रेन
स्ट्रेन होते हैं, यस स्ट्रेन होते हैं, एक आपके आर स्ट्रेन होते हैं। कैसे होते हैं? आर स्ट्रेन होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो एस स्ट्रेन है, दो भाई स्फेरिकल तो दोनों होगा, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस है ना, कॉकस का मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल दोनों है। यस स्ट्रेन, यस फॉर स्मूथ, क्या था ये? स्मूथ था, यानी कि इसके बाउंड्री को अगर आप छुओगे तो पूरा एकदम क्या लगेगा? चिकना लगेगा, स्मूथ। लेकिन आर फॉर रफ, क्या चीज़? आर फॉर रफ, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर खुरदुरा आपको लगेगा, ठीक है। अब देखिए जो स्मूथ वाला था वो विरुलेंट था। विरुलेंट का मतलब है कि ये डिजीज़ कॉज करता था, इसकी वजह से निमोनिया होता था। और जो आर है इसकी वजह से निमोनिया नहीं होता था, नॉन विरुलेंट थे। कैसे थे ये? नॉन विरुलेंट थे, ठीक है। तो डिजीज़ काज कौन करता था? यस वाला। डिजीज़ काज कौन नहीं करता था? आर वाला करता था, ठीक। अब देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये बाबू इस एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने ये किया, इन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म को चूज़ किया, चूहा। क्या? मॉडल ऑर्गेनिज्म, चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म में चूहे को यूज़ किया। तो इनके मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन था? मॉडल ऑर्गेनिज्म माइस, ढेर सारे चूहे इसलिए माइस, माउस हम नहीं लिख रहे, माइस, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इस चूहे के अंदर, ये मान लीजिए एक चूहा है, क्या है? इस चूहा है, ठीक। इसके अंदर यस स्ट्रेन को लगा दिया। किसको लगा दिया? यस स्ट्रेन को लगा दिया। आपको पता है यस स्ट्रेन क्या कर देगा? इस माइस को क्या कर देगा, ठीक है। माइस, मज़ा नहीं आ रहा है, माइस को हम बना ही देते हैं। ठीक, ये है चूहा आपका, ठीक है। सपोज कीजिए ये क्या है? माउस है आपका, ठीक, माउस है। अब देखिए हुआ क्या, इस माउस के अंदर यस स्ट्रेन डाल दिए तो ये माउस क्या कह गया? डेथ हो गई इसकी। क्या हो गई? ये डेथ हो गई, क्योंकि इसको निमोनिया हो गया होगा, ठीक है, छींक छाक के मर गया होगा। अब आर स्ट्रेन इसके अंदर डाल दिया। क्या? आर स्ट्रेन डाल दिया इसी चूहे के अंदर। जब इसी चूहे के अंदर आप आर स्ट्रेन डालोगे, जब इसी चूहे के अंदर आर स्ट्रेन को डालोगे तो अब बताइए क्या पॉसिबिलिटी है? डेथ होगी? नहीं, ये लाइव रहेगा, यानी कि ये जिंदा है, ठीक है। अब देखिए क्या किया इन्होंने, यस स्ट्रेन को तो डाला इसके अंदर अलग एक्सपेरिमेंट तीसरे में, यस स्ट्रेन, लेकिन इसको हीट किल्ड कर दिया। क्या कर दिया? हीट दे करके मार दिया। अब हीट दे करके मार दिया तो ये डिजीज़ जो काज करता होगा तो वो डिजीज़ काज नहीं कर पाएगा, हीट दे करके मार देंगे। तो क्या यहाँ पर चूहा जिंदा रहेगा? नहीं, ये सॉरी यहाँ पे मर जाएगा? नहीं, ये क्या रहेगा? यहाँ पे जिंदा रहेगा। जबकि ये क्या है? यस स्ट्रेन ही है, लेकिन हीट किल करके हमने यस स्ट्रेन को मार दिया, तो ये इसको मार नहीं पाएगा। चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इनका, चौथा वाला। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा मोस्ट सबसे पॉपुलर जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, देखिए क्या किया कि चूहे में जो है यस स्ट्रेन को तो डाला, यस स्ट्रेन को तो डाला, लेकिन हीट किल्ड करके डाला, ठीक है, हीट कर किल्ड करके डाला, लेकिन साथ में आर स्ट्रेन को भी, ठीक है, आर स्ट्रेन को भी डाल दिया, ठीक है। अच्छा अब बताइए, आर स्ट्रेन जब अकेले डाले थे तो चूहा नहीं मरा था, यस स्ट्रेन जब हीट किल के डाले थे चूहा नहीं मरा था। तो दोनों अगर साथ डाल देंगे तो आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपको क्या लगता है, चूहा मरेगा कि जिंदा रह जाएगा? आपको लगता होगा कि ये चूहे को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन चूहा देखा, चूहा मर गया, यानी कि इसकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो सोचा उन्होंने ऐसा क्या हुआ कि ये चूहा जिंदा रहना चाहिए था लेकिन चूहा मर गया। एक्चुअली में लास्ट में उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि भाई जो है, जैसे ये मान लीजिए ये कौन सा है, ये यस टाइप का है, ठीक है, और ये कौन सा था, ये था आपका आर टाइप का। ये देखिए भैया आर टाइप रफ वाला था, ये डिजीज़ काज नहीं करता था, ये काज करता था, लेकिन हम इसको मार दिए थे पहले ही, क्योंकि हीट किल कर दिए, हीट दे करके इसको मार दिए थे बॉईल करके। तो जब इसको बॉईल करके मार दिए थे तो सपोज़ कीजिए कुछ ऐसा ये हो गया होगा, ये देखिए बॉईल करके हमने इसको मार दिया था, लेकिन मार दिए, लेकिन फिर भी इसका क्या रहा होगा, कुछ ना कोई पार्ट यहाँ पर बचा रहा होगा, यानी कि डीएनए इसका थोड़ा बहुत तो बचा रहा होगा ना उसी में। तो उसने उस डीएनए ने क्या किया, ऐसी प्रोटीन को बनाया, क्या बनाया, ऐसी प्रोटीन को बनाया जो आर टाइप को जा करके बदल दिया, आर टाइप को किस में बदल दिया, यस टाइप में बदल दिया। अब समझ में आया चूहा क्यों मरा, क्योंकि आर टाइप जो है यस टाइप में कन्वर्ट हो गया, जो मरा हुआ आपका यस टाइप था वो वहाँ से कुछ निकला और आर टाइप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब बदल दिया, नॉन विरुलेंट से विरुलेंट में बदल दिया, आर टाइप से यस टाइप में बदल दिया। और आपको पता है यस टाइप क्या कर देगा, इसको
मार देगा, ठीक है। लेकिन ये क्या चीज़ यहाँ से निकला और क्या चीज़ इसको बदला, ये ग्रिफिथ सही से नहीं बता पाए, इसीलिए ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन शुरुआत यहीं से हो चुका था। तो आपसे अगर पूछेगा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने दिया, तो ग्रिफिथ ने दिया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई जेनेटिक मटेरियल खोजने की, ग्रिफिथ से ही हुई, सारा क्रेडिट ग्रिफिथ को ही जाता है। तो इसके बाद आपका केमिकल एक्सपेक्ट देखने के लिए, केमिकल नेचर से देखने के लिए 3 साइंटिस्ट आए। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया केमिकल बेसिस पर डीएनए को देखने के लिए 3 साइंटिस्ट आए। एवेरी, क्या इनका नाम था, एवेरी, मैकार्टी और मैकलियॉड। 3 साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए एंजाइम को लिया, आरएनए एंजाइम को लिया और जो है प्रोटीएज एंजाइम को लिया। इन्हीं 3 में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता था, इसीलिए इसको काटने वाले एंजाइम को इन्होंने लिया। तो डीएनए को काटने वाला एंजाइम, डाइजेस्ट करने वाला डीएनए, आरएनए को काटने या डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डीएनए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन एंजाइम। अब उन्होंने एक बार क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब में आरएनए को डाला, तो आरएनए खत्म हो गया होगा, देखा चूहा जिंदा है, सॉरी चूहा मर गया, क्योंकि डीएनए, सारा खेल किसका था, डीएनए का था, तो चूहा जिंदा है, ठीक है। अब चूहा जिंदा, फिर उन्होंने प्रोटीज को डाला, तब भी देखा चूहा मर गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका डीएनए क्या है, अभी भी प्रेजेंट है। तो आरएनए डाला तभी चूहा मर गया, डीएनए डाला तभी चूहा मर गया। अब जब उस टेस्ट ट्यूब में डीएनए को डाला तो डीएनए खत्म हो गया होगा, तो जो है चूहा आपका क्या, जिंदा रह गया। तो उन्होंने कहा कि यही डीएनए पे जाके काम किया होगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, इसीलिए चूहा जिंदा है। लेकिन इनके भी एक्सपेरिमेंट को बहुत खास नहीं माना गया। सबसे लास्ट में जो फुल एंड फाइनल आता है, वो आता है आपका हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्शे और चेज ने पूरी तरीके से सारे भ्रम को तोड़ दिया। हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या है, डीएनए प्रूफ हो गया, हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शे और चेज ने किस पर काम किया बाबू, बैक्टीरियोफेज पर काम किया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया होता है, नो, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, आपका वायरस होता है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उनको बैक्टीरियोफेज को होते हैं। अब यहीं से हम बता दें कोलीफेज क्या होता है। ऐसे वायरस जो एस्चेरिचिया कोलाई को खाते हैं उनको कोलीफेज बोलते हैं, ठीक है। और आपका तो ये हो गया कोलीफेज, बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने किस पर काम किया, बैक्टीरियोफेज पर। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है, तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया और एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को लिया, ठीक। तो अब इन्होंने किया क्या अपने एक्सपेरिमेंट में, देखो अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज का जब स्ट्रक्चर हम आपको पढ़ाएंगे बाद में कभी, तो बैक्टीरियोफेज ऐसे पॉलीहेड्रल का होता है, इसमें पिंस होते हैं और टेल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इस हर्शे और चेज ने इसके ऊपरी कवर में, खोल में सल्फर होता है, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर 35 का यूज़ किया और अंदर फास्फोरस आपको पता है तो फास्फोरस 32 का यूज़ किया। ये दोनों रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, ये रेडियो एक्टिव सल्फर है, ठीक है। रेडियो एक्टिव क्यों दिया जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव से लगातार अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती है, चमक निकलती है, तो हमको चीज़ों को पता लगता रहता है कि ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लगता रहता है कि कौन मटेरियल कहाँ पे मूव कर रहा है। इसीलिए हम लोग रेडियो एक्टिव जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं। देखिए जब किसी भी डीएनए और आरएनए को रेडियो एक्टिव के साथ जोड़ दिया जाता है, क्या रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ जोड़ दिया जाता है, इसको हम लोग प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको प्रोब बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल को रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर किया जाता है, उसको हम लोग प्रोब बोलते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड को जनरली किया जाता है। अब देखिए सल्फर डाल दिए, अब इसको जो है कहें जाओ बेटा तुम बैक्टीरिया को खाओ, ये है एस्चेरिचिया कोलाई, क्या है ये ई कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई जिसको हम लोग बोलते हैं। इस पर देखिए आपके कौन आ गया, कौन साहब आ गए, ये बैक्टीरियोफेज साहब आ गए। अब आप बताइए बैक्टीरियोफेज के अंदर ये पूरा घुस जाएगा, नहीं, ये अपने कॉलर से खाली क्या चीज़ अपने अंदर, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल, क्या जाएगा इसके अंदर, इसका जाएगा ये डीएनए इसका अंदर चला आया। बाकी खोल जो है ऐसे जो है ये बाहर ही रह जाएगा। डीएनए कहाँ चलाएगा, अंदर। अब देखिए डीएनए यहाँ पर खूब खाएगा पिएगा, फिर से ये डीएनए क्या बना लेगा, फिर से बैक्टीरियोफेज बना लेगा। क्या बना लेगा, फिर से ये देखिए नए अंदर बैक्टीरियोफेज बना लेगा। ये देखिए फिर से अंदर नए बैक्टीरियोफेज खूब सारा बना लिया, ठीक है। अंदर क्या बना लिया, बैक्टीरिया को खा करके खूब बैक्टीरियोफेज बना लिया, और इसका जो खोल था वो बाहर ही छूट गया, ठीक। ये पुराना वाला खोल था, ये इस डीएनए से ये वाले बने हैं,
ठीक है। ये देखिए जेनेटिक मटेरियल हम दिखा दे रहे हैं। अब देखिए जैसे ये फटेगा क्या होगा, जैसे ही फटेगा सारे बैक्टीरियोफेज बाहर आएंगे। क्या आएंगे? सारे बैक्टीरियोफेज जो है बाहर आएंगे। ये देखिए सारे बैक्टीरियोफेज बाहर आएंगे। और जब ये देखा गया कि ये जो बैक्टीरियोफेज आ रहा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इसके अंदर प्रेजेंट था फास्फोरस 32 लेकिन सल्फर 32। ठीक है। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकला। सल्फर हर चीज़ ने सल्फर 35 यूज़ किया था लेकिन निकला क्या? सल्फर 32। यहाँ पर 32 यूज़ किया था, मिला क्या? 32 ही वाला मिला। देखिए ये क्या थे? इनके पापा थे। ये क्या है? पापा हैं। ठीक है। पापा से ये इनके बेटे बने, यानी कि देखिए पापा से बेटे, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या चीज़ जा रहा है? फास्फोरस जा रहा है कि सल्फर जा रहा है? फास्फोरस जा रहा है, ओरिजिनल फास्फोरस जा रहा है। और आपको पता फास्फोरस किसमें होता है? डीएनए में होता है। इसका मतलब कि डीएनए ही वो सब्सटेंस है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था यहाँ से प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल फुल एंड फाइनल। इसके अलावा जो है और एक्सपेरिमेंट किए गए हर्शे और चेज के अलावा, जो कि विसिया फावा पर, अगर प्लांट के केस में देखेंगे तो विसिया फावा पर किया गया था। किसमें? विसिया फावा, जिसको हम लोग फावा बीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फावा बीन्स। हम लोग जो है हमारे यहाँ बकला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बकला। ठीक है। जो मटर की तरह ही होता है, उसकी फली जो होती मटर की तरह होता है। ठीक है। लेकिन वो पूरी तरीके से मटर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मटर ही की तरह होता है। विसिया फावा या फावा बीन्स बोलते हैं उसको। अब देखिए फावा बीन्स में क्या किया गया, इसके रूट को लिया गया। किसने लिया? जॉन टेलर। ठीक है। जॉन टेलर। ठीक, जॉन टेलर ने लिया। ओके। विसिया फावा, सॉरी यहाँ पर छोड़िए विसिया फावा को, यहाँ पे नहीं। विसिया फावा जो है आपके डीएनए को डबल हेलिक्स समझाने में था। सॉरी, यहाँ पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर पढ़ाने लगा। हर्शे और चेज तक आप याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए क्या होता है कि जो आपका डीएनए होता है, क्या होता है? जो आपका डीएनए होता है, देखिए डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। आरएनए से ही क्या बनेगा? हमारा प्रोटीन बनेगा। ठीक है। और ये प्रोटीन क्या हो सकते हैं? आपके एंजाइम हो सकते हैं। प्रोटीन आपके क्या हो सकते हैं? हार्मोन हो सकता है। ठीक है। या प्रोटीन एडिजिट प्रोटीन, जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी बिल्डिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉडी बिल्डिंग। तो ये एंजाइम का काम कर सकते हैं, हार्मोन का काम कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके प्रोटीन जो बन रहा है। अब देखिए डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। तो डीएनए से डीएनए बनने प्रोसेस को बाबू बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। तो ये हो गया आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इसी पूरे प्रोसेस को डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको खोजा था वाटसन और क्रिक साहब ने ही खोजा था। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। सर्च बाय द वाटसन एंड क्रिक। ठीक है। वाटसन और क्रिक इसको भी खोजे थे, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी। डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। देखिए लेकिन कुछ वायरसेस में जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए से डीएनए बनता है उल्टे डायरेक्शन में। आरएनए से क्या बनने लगता है वायरस में? डीएनए बनने लगता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के उल्टा बनता है, रिवर्स बनता है। तो आरएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। किस में पाया जाता है? वायरस में पाया जाता है बाबू। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए उल्टा बनता है। इसको खोजा था टैमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने खोजा था। किसमें? वायरस में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये पूरा सीक्वेंस हम अगले लेक्चर में है, ये पूरा खत्म कर देंगे आपका। ठीक है। ये पूरा जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।